नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी की इस विशेष पेशकश में। इस वक्त हम लोग जयपुर में हैं और बातचीत चल रही है मिशन 2030 मिशन 2030 की। गहलोत सरकार ने नारा दिया है 2030 तक राजस्थान को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं, उनका परिचय आपसे करा देता हूं। प्रताप खचरिया साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैबिनेट मिनिस्टर हैं, फूड एंड सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर्स आपके पास विभाग हैं, ट्रांसपोर्ट के आप रह चुके हैं। लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि राजस्थान से अगर कोई भी आवाज़ टीवी पे सुनने को मिलती है तो प्रताप भाई की तो होती है। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे मंच पे। और साथ में राजीव अरोड़ा जी हैं। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राजीव जी के बारे में अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा, कांग्रेस में रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के एक औपचारिक तौर पर सिपाही रहे हैं, लेकिन अभी जो पोजीशन है वो चेयरमैन है राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के आप चेयरमैन हैं, और साथ साथ राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के भी आप चेयरमैन हैं, और चुनाव लड़ चुके हैं। दोनों लोग पुराने साथी हैं आपस में, इसीलिए दोनों को एक साथ मंच पर बिठाया कि समझ में आए कि राजस्थान का ये मिशन 2030 क्या है। तो शुरुआत यहीं से करूँगा प्रताप भाई आपसे, माइक आपके साथ है। क्या है ये मिशन 2030? अभी हम 2023 का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो ये लगता है कि आप 2028 की बात करेंगे, 2033 की बात करेंगे, आप 5-5 साल के। ये 2030 का डेट ही क्यों फिक्स की गई और क्यों इम्पोर्टेंट है ये मिशन 2030? क्या है? एक सोच है, विचार है, हिंदुस्तान को नई दिशा देने की शुरुआत राजस्थान से करने की। और वो दिशा ऐसी हो कि जिसमें जो लोग सपने देखते हैं, जो सोच है आदमी की कि मेरी डेमोक्रेसी कैसी होनी चाहिए, मेरा डेमोक्रेटिक सिस्टम, मेरी सरकार कैसी होनी चाहिए जिस पे मेरा अधिकार हो, मेरा हक हो। एक आदमी आवाज दे कि मुझे मेरी जमीन है लेकिन मेरा पट्टा चाहिए। लेकिन जब वो 2030 का मिशन सोचे तो 2023 में जो हमारा 156 का नारा है, हम वापस आए तो उसको कहीं किसी के सामने गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं होगी। हमने आज अधिकार दे दिए, छूट दे दी, लेकिन खुद की जमीन के लिए जब आदमी पट्टा देने जाता है तो उससे कोई करप्शन नहीं करे, कोई पैसा नहीं मांगे। और ये करप्शन एक समस्या एक जगह की नहीं है, पूरी कंट्री की, पूरी दुनिया की है। जब आदमी के मन पे प्रेशर बिल्डअप करके कोई आदमी पैसे लेना चाहे, और तब लेना जाए जब सरकार पूरी छूट दे चुकी है कि आप ले ही नहीं सकते, आप तो 0 रुपए में इसको पैसा दे दो, स्टेट ग्रांट का पट्टा 1 रुपए में मिलता है। इसी तरह से यदि आदमी मिशन 2030 में जाए, हम आ रहे हैं, मिशन 2030 हमारा ये है, एक नौजवान जो पढ़ने के लिए कॉलेज में घुसा, यूनिवर्सिटी में घुसा, उसका फ्यूचर सिक्योर्ड किया जाए एनी हाउ। या तो प्राइवेट जॉब में जाएगा या बिजनेस के लिए, उसके लिए सरकार का ये रास्ता है कि इतने पैसे से सरकार मदद करेगी, सरकार की उसकी अंडरस्टैंडिंग होगी, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी, और जहां अंडरस्टैंडिंग लिखा पढ़ी की सब होगी, लेकिन उसको फ्यूचर के लिए एक रास्ता दिखेगा कि ये मेरी सरकार है जिस पे मेरा हक है। जब मैं यूनिवर्सिटी कॉलेज पास आउट करके आऊँगा तो मेरे सपने टूटेंगे नहीं, मेरी आंखों के सामने अंधेरा नहीं होगा, मेरी आंखों से एक रोशनी होगी जिस रोशनी से मेरे परिवार को चमक मिलेगी, जोश मिलेगा, मेरे मदर फादर दबाव में नहीं आएंगे। आज कोचिंग के बच्चे सुसाइड कमिट कर लेते हैं, और ये सुसाइड जब कमिट करते हैं तो हम ये सोचें ये कोई पॉलिटिकल प्रॉब्लम नहीं है, ये सच्चाई है। कांग्रेस बीजेपी दोनों से ऊपर उठकर हमें समझना होगा कि जमाना बदल रहा है। देश की आज़ादी को सिर्फ 76 ईयर्स हुए हैं, हम ये भूल जाते हैं कि इस डेमोक्रेसी को लागू हुए ही 76 वर्ष हुए हैं सिर्फ। और आज ही नेताओं को ये गलतफहमी हो गई कि हमने ही देश बना दिया। क्या देश सिर्फ हमने बनाया है? हमने नहीं बनाया है। देश सतयुग में भी था, त्रेता में भगवान राम आए तब भी देश भारत था, फिर द्वापर में भगवान कृष्ण आए तब भी था, कलयुग में तो कांग्रेस बीजेपी दोनों आ गई। अब हमारे कॉम्पिटिशन हो गया, हमने बनाया है देश, हमने बनाया है। अब हम सपने बनाने के लिए, सपनों को हकीकत देने के लिए जो डेमोक्रेटिक सिस्टम में पार्टी सही ढंग से काम करेगी, वो सोच है। वो सोच राजस्थान से शुरू हो रही है। जब राहुल गांधी आवाज देता है, खुलकर बोलता है कि तिरंगा मेरा धर्म है, तब एक सोच नजर आती है भारत की। वो सोच है राम की कि कोई भेदभाव नहीं होगा, और वो सोच मिशन 2030 में आपको नजर आएगी कि जब हमारी हकीकत, हम कह रहे हैं हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं 156 हमारा नारा है, जो चीफ मिनिस्टर ने दे दिया वो हम सबका नारा है। हम हक से कह रहे हैं हमें वोट दो, ये हमारा अधिकार है, और हम अधिकार पूर्वक इसलिए मांग रहे हैं कि आपने जो कहा, हमने जो प्रॉमिस किए वो प्रॉमिस पूरे कर दिए। कहीं इसको कांग्रेस बीजेपी में मत बांटिए, मत सोचिए कि आप हम कांग्रेस को वोट दे रहे हैं। आप तो तराजू लीजिए, तोलिए, परखिए और देखिए, बताइए कांग्रेस की वर्किंग ये रही गहलोत सरकार की।
एक वर्किंग रखी है बीजेपी की सरकार की, मोदी सरकार की। उन्होंने क्या घोषणा पत्र में वादे किए थे, हमने क्या किया, हमने कितने पूरे किए, उन्होंने कितने पूरे किए। फिर आप आ जाइए कर्मचारी, व्यापारी, मजदूर, किसान, विद्यार्थी, यही मेन जातियां हैं देश में, और इन्हीं वर्गों के आधार पर लाइफ स्टाइल तय होती है। जो कर्मचारी है उसकी लाइफ स्टाइल किसी भी जाति का हो वैसी होगी, और किसान किसी भी जाति का हो उसकी लाइफ स्टाइल किसान के अनुसार होगी। इसलिए अब हमारा जो मिशन 2030 है, लोगों के सपने अधिकार के साथ पूरे करने का, कि जो सोच रखता है नौजवान, चाहे कर्मचारी, व्यापारी, मजदूर, किसान, विद्यार्थी, जो सोचता है, उस सोच को पूरा करने के लिए मिशन 2030 का हमने नारा दिया है। और उसको कैसे पूरा करेंगे उसके लिए सरकार ने फैसला किया, गारंटी देने लगी। यही हमारी गारंटी होगी, उस पर हम काम करेंगे। प्रताप भाई, आपने बहुत से टॉपिक छेड़ दिए जो अपनी इस बातचीत के दौरान मैं दोबारा उन पर लौटूंगा आपकी इजाज़त से, क्योंकि अभी तो पहला सवाल ही था। राजीव जी का एक कमेंट ओपनिंग लेना चाहता हूँ, फिर मैं आपके पास लौटता हूँ। राजीव जी, क्योंकि आप तो छोटे व्यापार देखते हैं, उसके चेयरमैन हैं, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के चेयरमैन हैं। राजस्थान में सबसे अधिक टूरिस्ट आता है, राजस्थान में बहुत ज़्यादा स्कोप है इस तरह की चीज़ों को और हथकरघा की चीज़ों, हाथ से बनी चीज़ों को प्रमोट करने का, बढ़ाने का। राजीव जी का एक और परिचय भी है। राजीव जी सबसे बड़ा ब्रांड जो है जयपुर का आम्रपाली जूल्स, उसके भी कर्ता धर्ता आप ही हैं, जो दुनिया भर में मशहूर है। दुनिया का हर बड़ा, मेरे ख्याल से हॉलीवुड का स्टार जो है वो कभी आम्रपाली ना पहना हो, ऐसा ना हुआ होगा मेरे ख्याल से। पर मैं अब आपसे आपके पद को लेकर जानना चाह रहा हूँ राजीव, और वो ये कि इस वक्त में जब आप मिशन 2030 की बात कर रहे हैं, ये लगता नहीं कि चुनावी नारा ज़्यादा है? चुनाव के वक्त में इस तरह की मिशन की घोषणा की गई? बिल्कुल नहीं सुमित, क्योंकि मिशन 2030 जो है वो एक विजन है, वो एक सोच है, एक सपना है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का। जैसे एक डिज़ाइनर, एक मेरे जैसा कोई आर्टिस्ट कुछ भी चीज़ सोचता है तो एक खाली कैनवस के ऊपर पहले पेंसिल से ड्रॉ करता है, उसके बाद उन्हें रंग भरना शुरू करता है। तो उन्होंने एक सपना सोचा है 2030 के अंदर राजस्थान कहाँ पे होना चाहिए। हम बात करते हैं कि ये 21वीं शताब्दी जो है एशिया की शताब्दी है, उसको हिंदुस्तान की शताब्दी बनाना चाहते हैं। हिंदुस्तान की शताब्दी इसलिए बन सकती है कि यहाँ बहुत सारे युवा रहते हैं, बहुत पढ़े लिखे युवा रहते हैं, लेकिन उसके लिए एक रोड मैप होना ज़रूरी है। और 2 साल या 3 साल में कोई रोड मैप पूरा नहीं हो सकता। ख़ास तौर से क्योंकि मैं इंडस्ट्री को देखता हूँ, टूरिज़्म का चेयरमैन रह चुका हूँ पहले, और एक्सपोर्ट्स को देखता हूँ। यू हैव टू हैव ए लॉन्ग टर्म विजन कि आप क्या करना चाहते हो। कि अगर राजस्थान में दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जा रहा है, दिल्ली मुंबई फ्रेट कॉरिडोर जा रहा है, वो कब तक तैयार होगा, उसके चारों तरफ कौन कौन सी इंडस्ट्री लगेगी, राजस्थान को ज़रूरत किस बात की है, यहाँ पे क्लस्टर्स कैसे बनेंगे, क्या क्या हमारे पास ताकत है, हम क्या माइंस मिनरल्स में निकाल के लेके आते हैं, उसको कैसे हम मार्बल का है तो कहाँ पे क्लस्टर बनाएंगे, फिर उस जगह कैसे उद्योग लगेगा, उद्योग लगेगा तो उस पर पैसा कहाँ से आएगा, तो RFC देगी, PSU देगी, कैसे सिस्टम बनाएं। अभी जो RIPS 22 हमारी जो स्कीम है, राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम, वो देश की सर्वश्रेष्ठ औद्योगिक नीति है, और उसके माध्यम से छोटा उद्योग अगर आप 25 लाख रुपए का ऋण लेते हैं तो 8% ब्याज सरकार वापस देती है, सबवेंशन। आप उसमें अगर आपने उसके माध्यम से उद्योग लगाया है तो कितनी बड़ी स्कीम है। MSME को पहले मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी कि आप कोई स्टार्टअप लगाओगे 3 साल तक कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, कोई इंस्पेक्टर आपके इस्टेब्लिशमेंट पे नहीं आएगा। उसको बढ़ा के 5 साल कर दिया। कितना नौजवानों के लिए मौका है। पहले खाली घबराते थे लोग काम शुरू करने के लिए। एक बड़ा बज़ वर्ड है पूरी दुनिया में होता है, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का एक तरीका है ये कि कैसे आप लोगों को उद्यमिता के लिए प्रेरित करो। और राजस्थानियों के तो खून के अंदर उद्यमिता है। पूरी दुनिया जानती है कि जब देश आज़ाद हुआ उस वक़्त पूरे देश में जितनी भी पूंजी का संचय था ज़्यादातर मारवाड़ी के हाथ में था। तो एक जो सोच मुख्यमंत्री जी ने सोची है, उसका एक रोड मैप बनाया है। हम सब लोग उसके ऊपर काम कर रहे हैं। कैसे लार्ज इंडस्ट्री आए, कैसे स्मॉल इंडस्ट्री आए, कैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, कैसे लोगों का जीवन अच्छा होए, कैसे ग्रीन एनर्जी पैदा हो, कैसे हाइड्रोजन को हम लेके आए, कैसे रिन्यूएबल एनर्जी आए, कैसे हमारे पास पावर का सरप्लस आए जिसको हम लोगों को बता सकें, कैसे इन्वेस्टर को लेके आए। 2000 में मुख्यमंत्री जी ने पहला इंटरनेशनल राजस्थानी कॉन्क्लेव करा, IRC, और मैं भी उसके संग जुड़ा हुआ था। तब CM कहते थे कि जो राजस्थानी बाहर रहते हैं ये आपकी जन्मभूमि है, इसके संग आप सामाजिक सरोकार बनाओ। उन्होंने किसी इंडस्ट्रीज को नहीं कहा कि यहाँ पे आके आप इंडस्ट्री लगाओ, क्योंकि
वी वर नॉट रेडी। आप वहाँ पे काम करोगे, उद्योग वहाँ पे लगाओगे जहाँ पे आप कुछ कमाओगे। आज राजस्थान पूरी तरह से तैयार है। हमने अभी इन्वेस्ट राजस्थान करा 22 साल बाद, 13 लाख करोड़ रुपए के MOU आई हुए और उसमें से 50% से ज़्यादा धरातल पे आ गए। तो ये जो न केवल सोचना बल्कि उसको एग्जीक्यूट करना, उसके ऊपर काम हो रहा है। तो जो राजस्थान सरकार है उसकी गुड गवर्नेंस ने, चाहे कोरोना के टाइम में लोगों ने देखा, मैं एक्सपोर्ट्स देखता हूँ पूरे देश में। तब कोरोना के समय में सारी इंडस्ट्रीज़ बंद थी, तब राजस्थान सरकार की गुड गवर्नेंस की वजह से आप बस में लेके श्रमिक को लेके जाओ, प्रोटोकॉल का पालन करो और मैन्युफैक्चरिंग करते रहो। बम्बई में ज्वेलरी ट्रेड के अंदर 6 महीने तक ऑफिस नहीं खुले और राजस्थान ने 37% का एक्सपोर्ट का ग्रोथ करा उस समय में, जब पूरी दुनिया संकट में थी। सब जगह के जो GDP है वो डाउन हो गई थी, ग्रोथ नहीं हो रहा था। तो राजस्थान ने रिमार्केबल प्रगति करी है, ये उनका एक सपना है। और निश्चित रूप से आप टूरिज़्म की बात कर रहे थे, राजस्थान सरकार 1500 करोड़ रुपए का हमारा टूरिज़्म का बजट है। पहला स्टेट है जिसने टूरिज़्म को इंडस्ट्री का दर्जा दिया है। जो सुविधा इंडस्ट्रीज को मिलती है, आपका होटल है, आपकी हॉस्पिटैलिटी है, तो कमर्शियल रेट की बिजली नहीं लगेगी, कमर्शियल रेट का पानी नहीं लगेगा, इंडस्ट्री के रेट का लगेगा। आप ज़मीन खरीद के प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हो, कोई स्कैम ड्यूटी नहीं है। तो ये टूरिज़्म फ्रेंडली स्टेट है। जो हम कहते थे पधारो हमारे देश, मेरे कैंप में स्लोगन हमने निकाला था, आज प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, तो ये रियल में पधारो हमारा देश है। चाहे टूरिज़्म के सेक्टर में आओ, चाहे इंडस्ट्री के सेक्टर में आओ। तो राजस्थान जो है, जब 11% की गति से GDP है, सेकंड हाईएस्ट GDP पूरी कंट्री के अंदर है, तो आने वाले समय के अंदर राजस्थान लीडिंग स्टेट बने। हम 70,000 करोड़ का दोबारा एक्सपोर्ट, 71,000 करोड़ का कैसे 2.5 लाख करोड़ का लेके जाएं अगले 5-6 साल के अंदर, ये इसका एक विजन बनाया हुआ है और निश्चित रूप से उसमें सक्सेसफुल होंगे हम। मैं डिटेल आपसे और बात करूंगा। प्रताप भाई, मैं एक सवाल आपसे एक और छूना चाहता हूँ और वो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम लोग मिशन 2030 की बात कर रहे हैं, उसी मंच पे हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। आपने अपने जवाब में एक जिक्र किया था कोटा का। कोटा जो एजुकेशन कैपिटल हुआ करती थी, वो सुसाइड कैपिटल के नाम से फेमस हो गया, इनफैक्ट बदनाम हो गया। फेमस इज रॉन्ग वर्ड। आपको लगता नहीं है कि उस पर किसी तरह का लगाम लगाने की, उस कोटा जो एजुकेशन इंडस्ट्री है, उस पर किसी तरह की देखरेख की बहुत सख्त आवश्यकता है? माना बच्चे ज़्यादा आ रहे हैं, माना बच्चों के अंदर डिप्रेशन होता जा रहा है, माना कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, पर वहाँ जिस तरीके से चीज़ें हो रही हैं, इस तरह की चीज़ें मिशन 2030 के लिए व्यवधान पैदा करती हैं। आपने सुमित जी बहुत ज़बरदस्त गंभीर सवाल उठाया और ये सवाल ऐसा है जो पूरी दुनिया के सामने चुनौती बन गया। हर मदर फादर जो सपने खुद पूरे नहीं कर पाया, बच्चों के जरिए पूरा करना चाहता है। आप मुझे ये बताइए, DNA भी दुनिया में कोई चीज़ है? NDTV के मंच पर मैं बैठा हूँ, बड़ा संदेश एक ही है कि जैसा बाप होगा वैसा बेटा होगा, जैसी माँ होगी वैसे ही बच्चे होंगे। खून का असर आता है, ब्रीड है। एक बाप जो पढ़ने में होशियार होगा तो बच्चा भी होगा, मदर होगी तो बच्चा भी होगा। अब जिसके मदर फादर पढ़ने में होशियार नहीं, बच्चा किसी और फील्ड में होशियार हो जाएगा। आप उसके ऊपर इतना प्रेशर बिल्डअप कर देते हो, घर वालों से अलग नहीं होना चाहता, आप उसको कोटा भेज देंगे, बेंगलोर भेज देंगे, कहीं भी भेज देंगे। फिर उसके सामने दिक्कत ये होगी, कोचिंग हब जितने भी हैं वो बिल्कुल इस तरह से काम कर रहे हैं जैसे बड़ी कंपनियां काम कर रही। आप पैसे कमा सकते हैं, लेकिन आप इतनी भूख पैदा मत कीजिए पैसों के लिए कि आपने प्रेशर बिल्डअप कर दिया इतना ज़बरदस्त कि हर वीकली आप एग्ज़ाम ले रहे हैं, आप उसके इतना बड़ा प्रेशर बिल्डअप कर रहे हैं। आप जो ये जितनी कोचिंग इंस्टीट्यूट दिख रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? ये क्या करते हैं कि जैसे आपका बच्चा पढ़ने में बहुत होशियार है तो अपने आप ही मार्क्स लेके आ रहा हो तो पढ़ने में होशियार है, आपके बच्चे को पकड़ के ले जाएंगे अपने इंस्टीट्यूट में, उसको सब सुविधा देंगे, सामने से उसको एक टॉपर को लेंगे, देखो ये हमारे इंस्टीट्यूट में पढ़ता है। तो भाई साहब वो तो पहले से ही टॉपर है, आप क्या एहसान कर रहे हो? ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई कि राजस्थान के चीफ मिनिस्टर ने कैबिनेट में इसको पूरा डिस्कस किया, हमने एक कमेटी बना दी और अब हम बहुत स्ट्रिक्ट हो गए। ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट जो सिर्फ पैसा कमाने के लिए सपने दिखाकर 8th क्लास के बच्चे को 12th की तैयारी करा रहे हो, आप कौन है? फिर स्कूलें क्यों खुली हुई है? आपको याद है पिछली बार जब मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे और मिस्टर कपिल सिब्बल शायद मिनिस्टर थे उस वक्त, तो एक ग्रेडिंग सिस्टम बना दिया, 12th तक बच्चा ग्रेड के अनुसार पास जरूर हो जाता था, क्योंकि जिस एजुकेशन सिस्टम में ग्रेडिंग सिस्टम किया तो बच्चा रुक नहीं रहा था। तो अभी कोचिंग वालों को स्ट्रिक्टली ठीक करना, स्ट्रिक्टली ठीक करेंगे और बच्चों को ऐसी काउंसलिंग क्रिएट करेंगे सबके साथ मिलकर। एक तरह का ना रोकथाम लगने की ज़रूरत है।
कोई भी आता है वहाँ एडमिशन लेने के पर्पज़ से आता है। हर माँ बाप को लगता है कि वो बच्चे का एडमिशन करा के या तो उसको इंजीनियर बना देगा, आईआईटी करा देगा, आईएएस करा देगा, डॉक्टर बना देगा। उसको लगता है कि मैं कोटा पहुँच गया, इसका मतलब मैं अब एम्स पहुँच जाऊँगा, इसका मतलब मैं आईआईटी बॉम्बे पहुँच जाऊँगा। मेरा सवाल आपसे ये प्रताप भाई ये है, क्या इस पर किसी तरह की लगाम की ज़रूरत है, किसी तरह का रेगुलेशन की ज़रूरत है? क्योंकि हर किसी को भी एडमिशन मिल जा रहा है और मतलब उसके बाद फिर एडमिशन, आपने बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया कि भाई एक टॉपर के साथ आप तुलना कर देते हो उसकी। अब आप एक क्लास में एक टॉपर है और 99 बच्चे जो है वो पीछे छूट गए, 99 में से 5 आदमी तो कमज़ोर होंगे। तो उस पर रोक के लिए क्या सिस्टम होना चाहिए? ठीक का बिल्कुल, जो भी जा रहा है उसको एडमिशन दे रहे हैं। उन्होंने ये पूरी कंपनियां बना दी। पहले क्या होता था, एग्जाम लेकर बच्चे को करते थे कि क्या बच्चा ये कम्पीट कर सकता है। स्कूल वाले आप देखो, आज भी स्कूलों में की मैं तारीफ करूंगा, बच्चा जो पढ़ने में ठीक है उसी को साइंस दे रहे हैं, कॉमर्स दे रहे हैं, बाकी ह्यूमैनिटीज़ दे रहे हैं कि भाई ठीक है इसको तो आप आर्ट्स में ले लो, ये बच्चा नहीं पढ़ पा रहा। मदर फादर जो समझदार हैं, मेरे पास मेरे बच्चे का फ़ोन आया कि मेरे तो अच्छे मार्क्स आ गए, मेरे तो 75 है। मैंने कहा तू आर्ट्स ले ले, ह्यूमैनिटीज़ दे रहे हैं, मुझे ले ले ह्यूमैनिटीज़, फ़ायदे में रहेगा। आफ्टर ऑल तो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो देना ही पड़ेगा। अब ये जो प्रॉब्लम आ गई, एक दिक्कत हो गई इस कंट्री में सुमित जी, आप खुद भी महसूस, हम हर फील्ड में, एक तो कांग्रेस और बीजेपी, हम कांग्रेस के लोग, मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं, हमने तो ये ठेका उठा लिया सबने कि मामला कुछ भी हो राजनीति करनी है। एक्सीडेंट हो गया, किसी की डेथ हो गई, माहौल बिगड़ गया, तो भी बीजेपी कांग्रेस। अरे कुछ मुद्दों पर तो हमें जाना होगा पंडित नेहरू की तरफ। जब पंडित नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे तो उनको किसी डॉक्टर ने तो ना कहा था कि आप बुला के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को मिनिस्टर बनाओ। वो अपनी कैबिनेट में लेते हैं, उनको मिनिस्टर बनाते हैं, उनका यूज करते हैं। वो तो जनसंघ और आरएसएस से थे, बीजेपी से थे। तो उनकी एक सोच थी कि मुझे देश बनाना है, मुझे यहाँ तक लेकर जाना है, क्योंकि मैं वो पहले प्राइम मिनिस्टर थे, उनके मन में भावना थी, तो सबको साथ लेकर चले। आजकल ये भावना खत्म हो गई कि मैं सबको साथ लेकर चलूँ, या कहीं ना कहीं विश्वास ये हो, जिस कंट्री में इतने अलग अलग धर्म और जाति के लोग रहते हो, वहाँ जब इस तरह की समस्याएं आती है जो बच्चों पर हो, तो वहाँ तो धर्म और जाति बीच में नहीं आ रही। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इन इश्यूज पर तो हम क्रिएट कर ही सकते हैं, पूरा हम लागू कर सकते हैं, और यहाँ पर है भी नहीं। मुझे एक बात जरूर अच्छी लगी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और स्कूल्स, इनमें अभी तक धर्म और जाति घुसी नहीं है, और ये बची रहेगी तो मान लेना ये कंट्री बहुत मजबूत रहेगा। यहाँ हम घुसाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो घुस नहीं पा रही, बहुत कोशिश हो रही है। तो अभी कोचिंग वाला जो इश्यू है, इसमें मैं इतना कह सकता हूँ, राजस्थान में आपको रिजल्ट नजर आएंगे, क्योंकि चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत खुद मॉनिटर कर रहे हैं इस मामले को। चीफ मिनिस्टर जब किसी मामले को देखते हैं तो राजस्थान में तो हम सुधार कर देंगे, लेकिन ये प्रॉब्लम वैसे तो वर्ल्ड लेवल की है, लेकिन हिंदुस्तान की पूरे की है। ऐसे में हमें एक्ट लाना पड़ेगा, स्टेट गवर्नमेंट को भी और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी। ये इतना बड़ा इश्यू है जिस पर वैसे ही है, जैसे आबादी इश्यू है, वैसे ये कोचिंग संस्थाएं जो खड़ी हो गई है, इन पे तो बहुत सख्त होने की जरूरत है। आपको पता है, पेन पे लिखा हुआ है कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम। अब मैंने देखा नया सिस्टम, जूते आ गए, मोजे आ गए, आपने यूनिफॉर्म दे दी, बैग दे दिया, और वो बिल्कुल स्कूल से भी खतरनाक बच्चा बना दिया उसको, ये उस कोचिंग का है, बैग दे दिया। अब आप क्या चाहते हैं? नखरे इतने, कौन है वहाँ जो कोचिंग में पढ़ाने वाले, वो नाराज होंगे मेरे से? वही तो है ना जो आईएएस आरएस नहीं बन पाए। आप इतने बड़े टॉपर तो बन जाते ना, आप क्यों फेल हो के आए वहाँ से? क्यों फेल हो के आए? अब वो जिन टीचर्स के फोटो लगा रखे हैं, ये वही है जो आईएएस आरएस में फेल हो गए हैं, जो डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन पाए, वही तो पढ़ा रहे हैं। लेकिन आज वो इतने बड़े सपने दिखा रहे हैं कि हम तुमको बना देंगे। अरे भाई साहब, अच्छी बात है, आप बना दीजिए, लेकिन डराइए मत बच्चे को। मैं आप पे आऊँगा वापस राजीव जी। मैं बिज़नेस की बात पे लौटता हूँ, आप जिसका जिक्र कर रहे थे। आप 78,000 करोड़ को बढ़ा के 2.5 लाख करोड़ तक ले आने की बात कर रहे हैं। कैसे करेंगे ये? कैसे संभव है ये? और उस वक्त में जब जो बात प्रताप जी बोल रहे हैं कि हर चीज़ में हम बीजेपी कांग्रेस करने लगते हैं, दिल्ली में आपकी विपरीत सरकार है, अगर आप चुनाव जीत जाते हैं तो और दिक्कत, जो डबल इंजन कहते हैं, तो ये तो ट्रेन छितर बितर हो जाएगी अलग अलग। तो कैसे हो पाएगी? अगर आपको केंद्र की मदद ना मिले तो क्या ये संभव है? अभी पिछले 5 साल में राजस्थान ने ग्रोथ करा ना, जितने भी ऑब्स्टिकल आए, कितने भी हर्डल आए, लेकिन अगर आप कड़ी मेहनत करते हो, दूरदर्शिता हो, पक्का इरादा हो, तो निश्चित रूप से आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। और यहाँ पे जो लीडरशिप है हमारी, वो बहुत मजबूत फौलादी इरादों वाली है, निश्चित रूप से काम करेंगे। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, मुझे अभी 1 साल हुआ है एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का चेयरमैन बने हुए।
हमने एक स्कीम शुरू करी, मिशन निर्यातक बनो। अभी तक क्या होता था कि जयपुर में, राजस्थान के अलग अलग, जोधपुर हैंडीक्राफ्ट का बहुत बड़ा सेंटर है। जयपुर में बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, जूतियाँ बनती हैं, प्रिंटिंग कपड़े बनते हैं, रजाई बनती है, गारमेंट्स बनते हैं। यहाँ के जो मैन्युफैक्चरर है वो अपने सामान को किसी एक्सपोर्टर को दिल्ली बम्बई में देते थे और वहाँ से वो एक्सपोर्ट होता था। कहाँ पे काउंट होता था? उस प्रदेश में जाके काउंट होता था कि ये दिल्ली से एक्सपोर्ट हुआ, महाराष्ट्र से एक्सपोर्ट हुआ, हैदराबाद से एक्सपोर्ट हुआ। मैंने एक नई स्कीम शुरू करी, मिशन निर्यातक बनो। बी एन एक्सपोर्टर, यू मैन्युफैक्चर एंड यू एक्सपोर्ट। एक साल में 10,000 नए एक्सपोर्टर बने, 10,000। हमारे पास 1,30,000 पहले इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड नंबर वाले एक्सपोर्टर थे, अब वो बढ़ के 1,40,000 हो गए। तो 10,000 बन गए, तो पहले किसी को सप्लाई करते थे, अब वो खुद एक्सपोर्ट करेंगे, क्योंकि उनको हम ट्रेनिंग दिलाते हैं, हम उनको एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन सिखाते हैं। अभी हमने जोधपुर के अंदर पहला इंटरनेशनल एक्सपो करा, पहली बार राजस्थान में इंटरनेशनल एक्सपो हुआ, उसके अंदर बहुत लोग आए। अभी नैरोबी के अंदर ईस्ट अफ्रीका एक्सपो करा, मैं 175 लोगों का डेलीगेशन लेके यहाँ से गया। तो नए मार्केट तलाश करो, राजस्थान से सामान डायरेक्टली भेजो, कीनिया, नैरोबी, घाना, आप तंजानिया के अंदर सप्लाई करो। तो एक आपको सोच लेके आनी पड़ेगी, इस वजह से निर्यात बढ़ रहा है। दूसरी प्रॉब्लम क्या है राजस्थान में? वी आर ए लैंडलॉक्ड स्टेट, हमारे पास कोई बंदरगाह नहीं है, लेकिन अभी हम चौथे 5वें नंबर के ऊपर हैं पूरे देश में लैंडलॉक्ड स्टेट के अंदर एक्सपोर्ट करने के अंदर। तो मैं रासिको का चेयरमैन हूँ। जितने भी यहाँ से कार्गो जाता है उसको हम लोग भेजते हैं। जो इनलैंड कंटेनर डिपो होता है वो रासिको चलाती है, जयपुर से एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स है वो रासिको चलाती है। अभी मुख्यमंत्री जी से मैंने मांग करी थी कि बजट के समय के अंदर ये इनलैंड कंटेनर डिपो बढ़ाएं। उन्होंने 5 नए इनलैंड कंटेनर डिपो हमको दिए हैं। पचपदरा में नई रिफाइनरी आ रही है, वहाँ से भी आईसी की बनेगी, रेल से जुड़ी हुई आईसी की। आप वहीं पे सामान को पैक कराओ कंटेनर में, डायरेक्ट उसको एक्सपोर्ट करो। वैसे ही नई आईसी कब तक पूरा होगा? ये शुरू हो गया, पचपदरा के बाद जोधपुर में ज़मीन ले ली, हम बहुत बड़ी आईसी की शुरू कर रहे हैं। उसी तरीके से बीकानेर के अंदर ज़मीन एक्वायर कर ली, बीकानेर में शुरू कर रहे हैं। विजन 2030 में क्या है? राजस्थान के 50 डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक आईसी की हो। बीकानेर से पापड़ भुजिए जाते हैं, कैसे जाएंगे? आप उनको बाई एयर नहीं भेज सकते। जयपुर से जेमन ज्वेलरी एक्सपोर्ट होती है, जोधपुर वाले को भी जयपुर आके पार्सल लगाना पड़ता है, उदयपुर वाले को भी लगाना पड़ता है। कांग्रेस का संकल्प शिविर हुआ जो उदयपुर के अंदर, मेरे को उसकी जिम्मेदारी दी गई थी। मैं उदयपुर रहा 15 दिन। मेरे दिमाग में आया कि उदयपुर तो इतना बड़ा इंटरनेशनल सेंटर है। हमने बातचीत करी, प्रपोजल भेजा, नेक्स्ट एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स उदयपुर से शुरू होने वाला है। तो जब आप लॉजिस्टिक सिस्टम तैयार करोगे, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स तैयार करोगे, इनलैंड कंटेनर्स डिपो तैयार करोगे, तो एक्सपोर्ट यहाँ से बढ़ेगा। और 2,000 करोड़ रुपए की इंडस्ट्री लगती है तो उसका स्वागत है, लेकिन 2 करोड़ रुपए की 1,000 इंडस्ट्री लगती है तो राजस्थान में उसका उससे बड़ा स्वागत है। क्योंकि अगर एक छोटा व्यक्ति एक छोटी सी इंडस्ट्री लगाता है, सैकड़ों लोगों को रोजगार देता है। बड़ी इंडस्ट्री के अंदर बड़ी बड़ी मशीन्स आती हैं, छोटी इंडस्ट्री के अंदर आप हाथ के काम से, औजार से काम करते हैं। और हम लोग इतने रिच हैं हमारी क्राफ्ट के अंदर, उसको भी तो संभालने की ज़रूरत है, उसको संजोने की ज़रूरत है। हमारे गांव-गांव के अंदर स्वर्णकार बैठे हुए हैं, हमारे घर गांव-गांव में जांगीड़ बैठे हुए हैं जो हैंडीक्राफ्ट का काम करते हैं, गांव में छिपे बैठे हुए हैं, कुम्हार बैठे हुए हैं, जो मूल ओबीसी जो राजस्थान के अंदर है सबसे ज़्यादा तादाद में है और वो हाथ का काम करती है। उसको अगर आप काम दे पाओ तो आने वाले समय के अंदर वाइट कॉलर जॉब की तरफ वो जाएंगे नहीं, अपना खुद का उद्यम शुरू करेंगे। न केवल खुद कमाएंगे बल्कि सैकड़ों लोगों को रोजगार देंगे। इससे एम्प्लॉयमेंट की समस्या का समाधान होगा। इस लाइन के ऊपर चल रहे हैं हम। चलिए, हमारी शुभकामनाएं हैं आपको, आपके मिशन के लिए। लेकिन प्रताप भाई, ये थोड़ा मैं सवाल को बड़ी पिक्चर देता हूँ राष्ट्रीय स्तर पर। पार्लियामेंट का विशेष सत्र हुआ, महिला आरक्षण बिल पास कराया गया, सभी पार्टियों ने सपोर्ट किया ऑलमोस्ट। राज्यसभा में तो सभी थी, लोकसभा में सिर्फ MIM ने साथ नहीं दिया। अब प्रधानमंत्री मोदी अपनी हर रैली में, हर सभाओं में महिलाओं को स्पेशली संबोधित कर रहे हैं, उसके लिए बोल रहे हैं कि आपको लगता नहीं कि इस चुनावों में मिशन 2030 में ऐसी तमाम चीज़ें होनी चाहिए जो महिलाओं के सेंट्रिक हो? क्योंकि आपके लिए भी तो महिला वोटर है, आप लोग तो चाहेंगे महिलाएं आपको वोट करें, या सिर्फ आप ये चाह रहे हैं कि वो भाजपा की तरफ चली जाएं? हमने तो राहुल गांधी ने कह दिया आप लागू कर दीजिए, क्यों नहीं कर रहे लागू? देखिए, सपने मत दिखाइए, हर काम सिर्फ मुझे वोट मिल जाए। आप अभी से लागू करो ना, आप 2024 से लागू कर देते।
आपको किसने मना किया 2024 से लागू करने को? कांग्रेस आपके साथ खड़ी है, सब पार्टियां आपके साथ खड़ी है, आपका जो विजन है उसको स्वीकार कर रही है। राहुल गांधी ने खड़े होकर ये कह दिया आप महिला आरक्षण लागू कर दीजिए। अब आप चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं सबको कि अब आपको हमने महिला आरक्षण दे दिया। दिया कहाँ है? देंगे, दे दिया मत, आपने पास कर दिया। आज से नहीं, इतने साल इसमें ये लगेंगे वो लगेंगे। तो आप तो 2024 में तो अभी पूरा 1 वर्ष बाकी है, काम हो सकता था, सब काम वो कर सकते हैं। लेकिन ये हर मामले में एजेंडा चुनाव है, आप इस बात को मानकर चलिए। हर चुनाव, मैं मानता हूं चुनाव होना चाहिए, एजेंडा कौन मना कर रहा है? इलेक्शन जीतने के लिए कोई जो पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स है वो भजन कीर्तन तोड़ ना करेंगे, इलेक्शन जीतने की बात तो करेंगे ही। आपके पास क्या तोड़ है मिशन 2030 के लिए या मिशन 2023 के लिए, महिलाओं के लिए कांग्रेस पार्टी के पास क्या विजन आप है? एक बात सुन लेना, ये गलतफहमी किसी को नहीं होनी चाहिए। ये जो पब्लिक है ना, ये सब जानती है, बहुत होशियार है, सबके समझ में आता है कि अब आ गए 15 लाख और अच्छे दिन। नोटबंदी पे चर्चा हो रही है गांव-गांव में, आजकल पब्लिक बात करने लग गई। 500 को 1000 को नोट क्यों बंद करो भाई? और बंद करो तो 2000 को क्यों लाया? 2000 को लाया भी के वास्ते आप 50,000 करोड़ रुपया खर्च कर दिया, अब वापिस आप 2000 को बंद कर दियो, चाहो कहीं हो। लोग आजकल बात करने लग गए, लोगों के समझ में आने लगा है कि आटे पर टैक्स लग गया है, लोगों के समझ में आने लगा है कि पराठे पर टैक्स लग गया है। बिल देता है, भाई साहब पराठे पर क्यों मांग रहे हो? पराठे पर टैक्स। अब वो ढाबे पर गया, हो गया भाई साहब डर लागे जीएसटी आड़ा आ जैसी, समझा करो भाई जीएसटी वाले आ जाएंगे, तो भाई साहब पराठे पर भी टैक्स लगता है क्या? कभी आज तक ही नहीं लगा। अब उसके बाद पैसे नहीं इतने, बोले पराठा 50 से सीधे 150 रुपये का हो गया। अरे भाई साहब ये क्या है? 5 स्टार में अलग पैसा है, मीडियम 3 स्टार में अलग पैसा। आप वहां पे जाइए ना, जो सोच हम क्या कर रहे हैं, उसकी एक भूखा आदमी है, उसको हम सपने दिखा रहे हैं कि देख अब महिला आरक्षण हो गया, तेरी वाइफ को हम एमपी बनाने वाले। उसकी वाइफ को बना रहे हो क्या आप एमपी? वो थोड़े से लोगों को बनाओगे, हम बीजेपी कांग्रेस वाले सबको एमपी बना देंगे? कुछ सपने तो झूठे तो मत दिखा, पाप लगेगा। झूठे सपने कांग्रेस दिखाए चाहे बीजेपी, झूठे तो झूठे ही है। अच्छा, मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं, मैं किसी को झूठे सपने दिखाऊंगा, आज रात को आ जाना, पिक्चर चलेगी, उसके बाद एक मशीन लग जाएगी, जाओ जब मशीन का बटन दबाना और 2 गड्डी साथ लेकर जाना। वो कहेगा बटन भी दबाया, गड्डी भी को नहीं आई, तो गड्डी आएगी कहां से? गड्डी निकलती है क्या? नोट मशीन से नोट तो ना निकाल के आप दे दोगे। आपने महिला आरक्षण का सिर्फ सपना दिखाया है, रिजल्ट 0 है। और ये बात पूरे देश में चर्चा हो गई। आप क्या बात करते हो? मैं लोगों में जाता हूं, बच्चे स्कूल के बच्चे में जा रहा, और ये प्रताप सिंह जा रहा, मुझे ऑटो में बैठे हुए बच्चे कह रहे, रेड लाइट पे मेरी गाड़ी रुकी, और क्या हाल है? ठीक है, चिंता मत करना, हम आपके साथ हैं। मैंने तेरे तो वोट ही नहीं लगते। अरे अंकल हम ही जिताते हैं। तो तुम्हें को जानता है? बोले हाँ प्रताप सिंह गाजरियाबाद। तो बताओ, स्कूल के बच्चे वो जान रहे हैं ना, आपको उनको सब पता है, इलेक्शन आ गए। दुनिया के सबके समझ में आती है, बीजेपी हो कांग्रेस हो, मैं कांग्रेस हूं, मुझे गर्व है इस बात का, मैं कांग्रेस हूं। और ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि कांग्रेस ने अपना काम किया, राइट टू फूड, राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन। क्या बात करो, राइट टू फूड, राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, सब कुछ तो दे दिया। पर आप बिल पास नहीं करा पाए महिला आरक्षण बिल। मैं मान गया, 2010 महिला आरक्षण हम पास नहीं करा पाए, वो सच है, नहीं करा पाए, लेकिन हमारी भावना अच्छी थी, हम करना चाहते थे, हम नहीं कर पाए। आपके समय जो आपके साथी थे, लालू जी, मुलायम सिंह जी, शरद यादव जी, शरद जी तो है नहीं, उन लोगों ने विरोध किया, उस वक्त कोटे की बात की, ओबीसी कोटा मिलना चाहिए, अब बिल रुक गया था, हम सब ने देखा, राज्यसभा से पास हुआ, लोकसभा से हो नहीं पाया। अब वही लोग सपोर्ट कर रहे हैं, इन्होंने पास करा दिया ना, कोई रोड़ा नहीं लगाया। इनफैक्ट कांग्रेस पार्टी बोल रही है, जो बात 2010 में लालू मुलायम बोल रहे थे कि ओबीसी का रिजर्वेशन होना चाहिए, वो अब राहुल गांधी बोल रहे हैं, वो प्रताप सिंह जी बोल रहे हैं। बोलना ही चाहिए ना, बोलना ही पड़ेगा। मतलब तब गलती की थी ना। मेरी बात सुनिए, नहीं तब की आप सोचिए, एक बात बताइए, ओबीसी आरक्षण देश में लागू हो गया जी, सब जगह ईमानदारी से लागू हो गया, इवन कॉलेज यूनिवर्सिटी तक पहुंच गया एडमिशन में। तो आज जो जितना पूरा सिस्टम है, एसटी, एससी, ओबीसी, सैनिकों को भी आरक्षण मिल रहा है, सबको आरक्षण दे दिया गया। हम बीच में से चिल्ला कर गए नहीं, तो जो वही बात तो ये कर रहे हैं बीजेपी वाले। तो आफ्टर ऑल तो देश तो, सरकार तो वोट से बनेगी, तो वोट को तो ये हम कह दें नहीं, वोट कोई आधार नहीं है, वोट तो एक पावर है ना। तो हम काम भी करें
तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा सबको अधिकार मिले। और मैं आज आपको कह रहा हूं, महिला आरक्षण के लिए जो बीजेपी सपने देख रही है उनको फायदा नहीं मिला है। महिलाओं की भीड़ उमड़ घुमड़ कर बीजेपी की मीटिंगों में दिखाई नहीं दे रही है। मैं आपको आज कह रहा हूं, वो जोश नजर नहीं आया है। कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी से बच्चियों की आवाज नहीं आ रही है, महिलाओं की आवाज नहीं आ रही है। देश बदल जाएगा, देश में हंगामा हो जाए, ऐसा देश खड़ा नहीं हो गया है। जो सपने बीजेपी देख रही है ना, 25 MP बीजेपी लेकर गई थी यहां से। मैं आज आपको कह रहा हूं, आधे आधे तो आज ठोक लो आप, मेरी गारंटी है। आधे से ऊपर नहीं है, 12 पर तो आज ही आ आप गई। 19 में भी ऐसे ही बोल रहे थे। नहीं, हम जब 14 में 25 जीत के आए थे तो भी आपने कहा था कि 19 में हम लोग आधे आधे हो जाएंगे। अब हम तो 99 ही जीते थे ना। आप देखो, हम 2018 लड़े तो हम 99 जीते, 99 ही जीते शायद, 100 भी नहीं जीते हम। और बाकी हमने सबको मिलाकर हमने सरकार बनाई। लेकिन इस देश में एक उल्टा सिस्टम मैंने देखा, खुल के कह रहा हूं। जब जब सरकारें यूं आती है ना, पूरे बहुमत से नहीं आती, तब तब ज्यादा अच्छा काम होता है। आप किसी एक को पूरा दे दो पावर, वो पत्थर लेके खड़ा रहता है, बोले तेरी ऐसी की तैसी ले, तू तो खा ले, 150 दे दो, आप 500 दे दो। जब जब ज्यादा सीट आई तब मैं तो, ये जो कार्यकाल गया गहलोत सरकार का, मैं इन चीफ मिनिस्टर को पढ़ता था, तब भी ये चीफ मिनिस्टर बन गए थे, मैं तब से देख रहा हूं। इस बार इस आदमी ने जो काम किया, अशोक गहलोत जी ने, ये काम तो इतिहास बन गया। आप बात करो, OPS लागू हो गई राजस्थान में, कर्मचारियों को जो OPS राजस्थान में लागू हुई, पूरा देश फॉलो कर रहा है, पूरा देश। एक बच्चा एग्जाम देने जा रहा है, 30 लाख बच्चों ने रीट का एग्जाम दिया। एग्जाम देने गया, वो रोडवेज में बैठा, फ्री ऑफ कॉस्ट वो एग्जाम स्थल पे पहुंच गया, वापस फ्री में गया। पहली बार ऐसा सिस्टम लागू किया। अब उस बच्चे को लगा भाई पैसा तो मेरा लगेगा नहीं, ये तो करना ही पड़ेगा ना आपको। आपने राजस्थान में 1 करोड़ लोगों को बुजुर्ग, विकलांग, विधवा पेंशन दे रहे हैं, और मिनिमम 1000 रुपए जा रही है। ये सिर्फ बातें नहीं है, महिला आरक्षण की तरह सपना नहीं है, हकीकत है जो हर महीने पूरी हो रही है, हकीकत हर महीने। तो हकीकत में कीजिए, सिर्फ सपने मत दिखाइए। राजीव जी, क्योंकि आप कांग्रेस के प्रवक्ता भी रहे हैं और आप चुनाव भी लड़ चुके हैं, तो मुझे ये बताइए, महिलाओं को लेकर आपकी सरकार ने भी बहुत सी स्कीम्स की घोषणा की। अशोक जी के विज्ञापन खूब दिल्ली के अखबारों में आजकल फ्रंट पेज पर छपते हैं। हम लोग हर हफ्ते में कम से कम 2 या 3 बार उनके विज्ञापन देख लेते हैं। मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे, दरअसल जो महिलाओं के लिए आपने स्कीम्स की घोषणा की राजस्थान के लिए, क्या वो काउंटर कर पाएगी बीजेपी के इस सपने को कि उन्होंने महिलाओं को आरक्षण दिया? घबराए हुए हैं दिल्ली वाले, और ये चर्चा है, आज भी अखबारों में चर्चा थी कि शायद कुछ ना कुछ अब घोषणा हो जाएगी, नवरात्र आएंगे तो महिलाओं के लिए, क्योंकि होम लोन आसान कर देंगे, कुछ भी, हाँ कुछ भी कर दे, पता नहीं कयास लगा रहे हैं लोग बाग कि राजस्थान में जो स्कीम्स घोषणा करी उनको लागू करा। जो प्रताप सिंह जी कर रहे हैं, मैं इनकी बात का समर्थन कर रहा हूँ। हम मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाते नहीं हैं, हम जो बोल रहे हैं नीति और नीयत में फ़र्क नहीं है इस मुख्यमंत्री के। तो अशोक गहलोत जी ने जो कहा वो डिलीवर करके दिखाया। हम चुनाव में जाएंगे, जनता पूछेगी नहीं कि आपने कहा था, आपने करके नहीं दिखाया। वो इसीलिए मुख्यमंत्री बार बार कह रहे हैं कि जब दिल्ली से नेता आए तो पहले ये बात की घोषणा करें कि हमने जो स्कीम घोषणा करी है, लागू करी है, उनको बंद ना करें अगर आगे चुनाव में सरकार में आ जाते हैं तो जो यहाँ पे हमने घोषणाएं करी हैं वो धरातल पर उतरी है। स्कूल में पढ़ने वाली बच्ची का भविष्य कैसे अच्छा हो सके, उसको मुफ्त में शिक्षा कैसे मिले, कैसे वो कॉलेज एजुकेशन में जाए, कैसे महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल खुले, ये एक सपना है। हमेशा बोलते थे पानी बचाओ, बिजली बचाओ, सबको पढ़ाओ और बच्ची बचाओ, भ्रूण हत्या इतनी ज़्यादा होती थी। राजस्थान में सीन चेंज हो चुका है। आज़ादी के बाद के अंदर जो स्थिति थी महिलाओं की, तब साक्षरता नहीं थी, आज इतने बढ़ चुके हैं। सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटीज पूरे देश के अंदर राजस्थान के अंदर हुई हैं इनके कार्यकाल में। अशोक गहलोत जी के समय के अंदर सबसे ज़्यादा मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज खुल रहा है। जो काम हो रहा है, मैं क्योंकि अंगदान से जुड़ा हुआ हूँ, ऑर्गन डोनेशन के मैं संस्था चलाता हूँ, हम लोगों ने कानून बनवाया, लिवर किडनी हार्ट ट्रांसप्लांट का काम करते हैं। मुख्यमंत्री जी ने उसको समर्थन दिया। अभी 3 अगस्त को उन्होंने एक कार्यक्रम चलाया, पूरे प्रदेश के अंदर अंगदान के प्रति जागरूकता लेके आए। 15 दिन का कार्यक्रम था, एक पखवाड़ा। आप विश्वास नहीं करोगे सुमित जी, 1,78,00,000 लोगों ने ऑर्गन डोनेशन की शपथ ली। NDTV भी सपोर्ट करता है ऑर्गन डोनेशन को। विश्व रिकॉर्ड बना, हमने 15 दिन बाद ही रिकॉर्ड ला के मुख्यमंत्री जी को दिया। और अगर आप ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराने के लिए किसी दूसरे प्रदेश में जाना पड़ता है, आने जाने का खर्चा 25 लाख रुपए तक सरकार उठाती है। तो ऐसी योजनाएं खाली हवा के अंदर नहीं है,
ये योजना लागू हो चुकी हैं, लोगों को फ़ायदा मिल रहा है। लोग जाके कहते हैं हमारे पिताजी का हार्ट का ऑपरेशन हुआ, 8 लाख रुपए खर्च होते, वो पैसे बच गए मेरे, 1 रुपया नहीं लगा, हॉस्पिटल गए थे वापस आए, खाली उतने पैसे लगे। तो ये जो काम हो रहा है उसके कारण जनता चाहती है कि ऐसी सरकार जो कि जनता के हर पल को, हर पहलू को, जीवन के जन्म से लेकर मरण तक जो छू रही हो, उस सरकार को दोबारा लेके आना है। ये दोबारा गोल्डन पीरियड कभी ना पहले आया है ना भविष्य में आने वाला है। तो ये जो सपना है ना, ये कोई सपना पूरा करने वाला मुख्यमंत्री है। प्रताप जी माइक उठाइए, आपने बहुत बड़ी बड़ी बातें कर दी हैं, अब मुझे डेविल्स एडवोकेट प्ले करना पड़ेगा। आपकी पार्टी में तो अंदरूनी मार मची हुई है, सबको पता है क्या क्या हुआ बीते 5 साल में। आप कितनी बार तो आप गए, कितनी बार तो आप गए मामले को ठंडा करने के लिए। आप एक बात बताइए, गहलोत साहब की पायलट साहब, ये राजनीति में जो कंपटीशन है ना, ये पार्टी को पावर देता है। सत्ता के लिए तो सदियों से युद्ध होते आए हैं, संघर्ष होते आए हैं, कम नहीं लड़े, कंट्रियां लड़ रही है, कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं, तो ये तो हर पार्टी में होगा। इसको बहुत पॉजिटिव के वे के साथ लेना है। राजनीति कोई कमजोर बीजेपी लड़ रही है तो पॉजिटिव भी कर रही है। नहीं, तो वहां भी तो खेमेबाजी है। मैं अलग टाइप से सोचता हूँ, वहां भी होगा, यहाँ भी होगा। राजनीति में जिसमें दम होगा ना, वो राजनीति करेगा। राजनीति में ये नहीं होगा हाथ जोड़ने से कोई सत्ता मिल रही है क्या। लोगों को मजबूत लीडरशिप चाहिए, कोई चुनौती दे तो भी जो अपने राज को बचा ले, लड़े भिड़े, लेकिन जनता को हक दे, उसी को राजनीति कहते हैं। चलेगा, कांग्रेस के अंदर कंपटीशन चल रहा है, मान लीजिए मुख्यमंत्री के लिए, प्रदेश अध्यक्ष के लिए, ओल्ड लीडरशिप के लिए, तो चलेगा। कांग्रेस में भी, कांग्रेस बड़ी पार्टी है। तो चुनाव जीतेंगे तो मुख्यमंत्री गहलोत साहब ही होंगे ना। अब ये मेरे हाथ में नहीं है, नहीं तो मैं आपको बता देता पक्का। आप ये बात कर जनता रहे हैं, क्या, आपके इलाके की जनता क्या कह रही है? आप मेरी बात बताइए मुझे। ये आपने, ये एनडीटीवी है, कोई छोटा मोटा चैनल तोड़ना। यदि पार्टी नेतृत्व तो मुझे कह दे कि आपको खुल के बोलने की इजाजत है, तो मैं तो बोलने लग जाऊंगा। मैं तो खुल के ही बोलता था, अब इलेक्शन आ गया और इलेक्शन के मान प्रताप सिंह खाचरियावास के हाथ बांध दिए। नहीं तो ये और एक डिसिप्लिन के हाथ बंधे हुए होने से ठीक रहता है पार्टी के लिए। आज चीफ मिनिस्टर है, आफ्टर ऑल चेहरा तो अभी अशोक गहलोत जी का ही आगे है, क्योंकि चीफ मिनिस्टर ने स्कीम्स दी। तो ये हमने तोड़ना है, चीफ मिनिस्टर तो हमारे अशोक गहलोत ही है, मैं तो मिनिस्टर हूँ, वो हमारे चीफ मिनिस्टर है। तो लीडरशिप विधायक दल का नेता के पास ही होती है, वो कर रहे हैं। उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष है, जहाँ सत्ता होती है वहाँ लीडरशिप विधायक दल का नेता करता है, मुख्यमंत्री करता है। तो अब वो तो अपने आप ही कर रहे हैं। ये मिशन 2030 किसका है? अशोक गहलोत का ही तो है। ऐसा क्यों उन्होंने नारा दिया है। ऐसा क्यों लग रहा है प्रताप भाई कि बीजेपी की तैयारियां अच्छी चल रही हैं, रैलियां शुरू हो गई हैं, आ गई हैं। ये बात बीजेपी के अंदर भी आप देखिए, उनके लिस्ट अनाउंसमेंट शुरू हो गए, मीटिंग शुरू हो गई, आपका पता ही नहीं चल रहा क्या चल रहा है कांग्रेस पार्टी। तैयारी मत मानो, मैं बीजेपी को इस मामले में ठीक मानता हूं कि बीजेपी ने जो नारे बुलंद किए, एक बीजेपी की मैं तारीफ करूंगा, कमरे में बैठकर और झूठ, फरेब और धोखे के बावजूद झूठे नारे क्रिएट करके जो राजस्थान में चस्पा किए हैं, और उन्होंने जो हंगामा किया है राजस्थान में कानून व्यवस्था को लेकर। अब कानून व्यवस्था करनी होगी ठीक, नहीं डरेगा राजस्थान, माँ बहन बेटी होगी सुरक्षित। मध्य प्रदेश तो संभाल लो, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का आंकड़ा उठाकर देखो, हमारा नहीं है, भारत सरकार का है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। मध्य प्रदेश में हमसे ज़्यादा अपराध है, यूपी में हमसे ज़्यादा, हरियाणा हमसे ज़्यादा है। हमारे यहाँ पर आज भी नए लोग आकर सुरक्षित राजस्थान में रहना पसंद करते हैं। राजस्थान के आंकड़े भी बहुत उत्साहित करने वाले नहीं है। आप ठीक है, एनसीआरबी के आंकड़े जो हैं महिलाओं को लेके, पे हम आ जाएं, हमारा आपने जिक्र कर दिया है। हाँ, मैं एनसीआरबी पे आ रहा हूं। आप ये बताइए, एनसीआरबी ने क्लियर लिखा है राजस्थान के लिए, आप पढ़ लेना, कि राजस्थान एकमात्र स्टेट है जहाँ पे ये चीफ मिनिस्टर गहलोत साहब खुद होम मिनिस्टर हैं। इन्होंने जब चीफ मिनिस्टर बने तो इन्होंने एक रूल बना दिया, FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट तो आपको दर्ज करनी पड़ेगी, उसमें से 80 हज़ार FIR वापस विड्रॉ होती है, FR लगती है। FIR का रूल बनाने से FIR ज़्यादा हो सकती है, क्राइम हमारे यहाँ कम है। आप ये देख लेना, अपराध की इस तरह की रिपोर्टें आपको ज़्यादा दर्ज मिलेगी। ये एनसीआरबी ने लिखा भी है अपने अलग पेज में कि राजस्थान में जो FIR इसको आप कैसे देखेंगे प्रताप सिंह जी, क्योंकि आप राजनीतिक आदमी हैं, कि राजस्थान में जब क्राइम होता है महिला के खिलाफ तो दिल्ली में बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, बड़े बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस होते हैं, और वो एक ही बात कहते हैं कि यहाँ पे प्रियंका गांधी क्यों नहीं आ रही हैं, राहुल गांधी क्यों नहीं ट्वीट कर रहे हैं। क्या आपको लगता नहीं है कि आपके नेताओं को सेंसिटिव होना चाहिए और यहाँ के लिए भी चिंता जतानी चाहिए, यहाँ भी आना चाहिए? मुझे बताइए, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के प्रतिनिधि के रूप में उनका चीफ मिनिस्टर यहाँ बैठा है,
सरकार उनकी है। मैं खुल के बोलता हूं ना आपको, कई बार मैंने ये सवाल बीजेपी वालों ने कहा कि साहब आपके प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी या खड़गे साहब यहाँ क्यों नहीं आ रहे? तो मैं कहूं कि प्रधानमंत्री जी मध्य प्रदेश में क्यों नहीं जा रहे? मध्य प्रदेश में आपका चीफ मिनिस्टर है, राजस्थान में कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर है, तो जो काम उनको करना है वो काम तो आपका चीफ मिनिस्टर कर ही रहा है ना। आप यहाँ पे कोई भी क्राइम हुआ विद इन ए आवर्स एक्शन हो गया, यही तो होता है। आप मुझे ये बताइए, कल जयपुर में घटना घटी, पाप था, महापाप। हिंदू गलती करे चाहे मुसलमान, क्राइम है, उठाकर बंद करेंगे। क्रिमिनल की कोई जाति नहीं होती, कोई जाति नहीं, धर्म नहीं होता। मैं कह रहा हूं, मैं भाषण में भी ऐसे ही कहता हूं, मुझे डर नहीं लग रहा है किसी को गलतफहमी हो तो वो निकाल दे, और कोई किसी को बिगाड़ना हो बिगाड़ ले, मेरा कोई नहीं डरता प्रताप सिंह खाचरियावास किसी से भी। भीड़ होगी, भीड़ के अंदर घुसेगा, भीड़ मारेगी तो अंदर घुस के बचाएगा उसको, इतनी ताकत है मेरे में। और यदि कोई मेरे ऊपर करेगा तो मैं उसका इलाज भी करूंगा। फिर वहां आप कैसे कर लोगे? आप कैसे नहीं बचो? भीड़ का क्या राइट है किसी को मारने का? किसने राइट दिया? हिंदू है, मुसलमान है, मोटरसाइकिल भिड़ गई, लोग तमाशा देख रहे हो, तमाशा देखने वाले बच जाएंगे क्या पाप से? आपकी ड्यूटी थी आप दोनों को अलग करते और मामला शांत करते। मोटरसाइकिल दो लोगों की वीडियो अलग है, दोनों एक की मुस्लिम जाति के, अचानक 10 दादा क्रिएट हो जाते हैं। तू कौन है? ढंग के आदमी से लड़, तेरे को पता चल जाएगा, तूने धार्मिक काम किया है। ये जब भगवान कृष्ण ने गीता में कहा साफ, सब सुन ले मेरी बात, मैं कछावा वंश का क्षत्रिय हूं, भगवान राम का वंशज हूं, लेकिन राम और कृष्ण ये कहते मार दे। हमारे गांव में इष्ट देव, हमारे ठिकाना खाचरियावास के इष्ट देव ठिकाना गोपीनाथ जी, जयपुर के इष्ट देव है ठिकाना गोविंद देव जी, जयपुर के मालिक हैं। मेवाड़ वालों के इष्ट देव ठिकाना एकलिंग जी है, राजस्थान है। यहां पर तो कबूतर को बचाने के लिए लोग मर जाते हैं। और आप मुझे ये बताओ, 2 आदमी भिड़े, 10 लोग आए, उन्होंने मार दिया उसको जान से, और फिर उसको हमने पॉलिटिकल रंग देने की कोशिश की। तो इसमें बीजेपी कांग्रेस क्या हो गई? इस देश में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको बराबर का अधिकार मिला हुआ है, जो गलती करेगा उसको जेल भेजेंगे। बार बार यदि देश की सरकार सिर्फ वोट के लिए इस तरह की भाषा का प्रयोग करे जो देश के हित में नहीं है, संविधान के अनुसार नहीं है, तो उससे बड़ा पाप कुछ नहीं हो सकता। आप इस शॉर्टकट के जरिए सरकार ले सकते हो, लेकिन देश नहीं बना सकते। आप देश बनाने के लिए, देश बनाने वाले आजादी के बाद जो लोग थे उन्होंने इस भाषा का प्रयोग नहीं किया। तब वो लिखते थे पंडित नेहरू, और जब प्रताप सिंह जैसे लोग जाते हैं जो कहते हैं मैं राम का वंशज हूं, तो माइनॉरिटीज के लोग, मुस्लिम्स मुझे केसरिया साफा पहनाते हैं, मेरे को तो कोई नहीं मार रहा, मेरे गांव में तो बहुत मुस्लिम्स हैं। आप चला के वोट के लिए दंगा फसाद, और क्या कर दिया बीजेपी ने चालू? राजस्थान में शुरू हो गया है, बीजेपी चुनाव हार रही है इसलिए बीजेपी कोशिश कर रही है दंगे चालू हो जाए, चालू कर दिया बीजेपी ने पूरी को। पहले राम, पुलिस तो आपकी है, हाँ पुलिस तो इंटेलिजेंस करेगी, आपके आप पास समझ है। नहीं रहे। सिर्फ आप एक बात समझिए, इलेक्शन जब आते हैं पुलिस की एक लिमिट है, पुलिस इधर लाठी चलाएगी या इधर लाठी चलाएगी, दंगा तो करा ही सकते हैं। रामनवमी को इन्होंने पूरी कोशिश की दंगा कराने की, रामनवमी को हम खुद जुलूस में शामिल हुए, कांग्रेस के लोग सब। हनुमान जयंती को पूरी कोशिश की, वही भाषा वही बात। अरे तुम्हारे पड़ोस में जो रह रहा है, तो ये एजेंडा जो हिंदू मुसलमान का एजेंडा पकड़ा गया है, वो सरकार लेने के लिए तो पकड़ा गया है। अच्छा इनको मैं ये नहीं कह रहा कि ये कोई बीजेपी वाले मुसलमान से नफरत करते हैं, उनका एजेंडा है, पॉलिटिकल एजेंडा है कि हम ये हिंदू मुसलमान का झगड़ा क्रिएट करा के ही जीत सकते हैं, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं, उनकी भी गलती नहीं। राजीव जी, एक सवाल तो आपसे भी राजनीतिक सवाल पूछ लेता हूँ, समय की कमी है मेरे पास, लेकिन ये जरूर जानना चाहूँगा। चलिए, चेहरा इधर तो साफ है कि गहलोत साहब मुख्यमंत्री हैं, आपके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है, उधर तो चेहरा नहीं दिख रहा कोई। बीजेपी ने अभी तक किसी को प्रोजेक्ट नहीं किया, और जो अब तक खबरें आई हो यही कि प्राइम मिनिस्टर के चेहरे पे ही चुनाव लड़ेंगे, उनके कामकाज को दिखा के। और पिछले 1 महीने की जो उपलब्धियां रही, चंद्रयान से लेके और G20 से लेके महिला आरक्षण से लेके, प्राइम मिनिस्टर ने रैली में बोलना भी शुरू कर दिया। मेरा सवाल आपसे है कि उनके आपके सामने किसी का ना होना, या इसको आप कैसे देखते हैं? जब आजकल एशियन गेम्स चल रहे हैं, जब कोई मुकाबला होता है तो बराबर के खिलाड़ी को सामने खड़ा करना पड़ता है। राजस्थान में अशोक गहलोत के सामने कोई खिलाड़ी है नहीं, इसलिए वहाँ पे एक कशमकश चल रही है, कोशिश चल रही है किसका चेहरा लेके आएँ। प्रधानमंत्री जी यहाँ पे आके क्या लोगों को यहाँ पे रोड लाइट लगवाएंगे, या सड़क बनवाएंगे, या पानी का कनेक्शन देंगे? अशोक गहलोत तो यहाँ की जनता के बीच में खड़े होके किसानों के भी आंसू पूछता है, युवाओं के साथ भी खड़ा हुआ है, महिलाओं के दुख दर्द में शामिल होता है, लोगों के इलाज के लिए पूछता है। चेहरा तो राजस्थान से देना पड़ेगा ना। आप घूम घूम के बार बार ये कुर्सी की दौड़ हो रही है, एक वो खेल होता है ना, ये रिवॉल्विंग चेयर वाला खेल होता है, वो चल रहा है। सिटी बसती है, तो भगते हैं, फिर देखते हैं अब शायद इसका नंबर आ जाएगा। रोज़ नई चर्चा सुनते हैं
कि एक नया मुख्यमंत्री आएगा। कई लोग बोलते हैं कि पता नहीं किसी पोटली में से निकाल के लेके आएंगे कि मुख्यमंत्री लेके आए। जादूगर तो अशोक गहलोत है, आप उसके सामने क्या जादू तो करोगे? उनके सामने कोई ना होना आपके लिए फायदेमंद है। निश्चित रूप से जनता को मालूम है कि ये आदमी नेतृत्व करेगा तो मुझे फायदा मिलेगा। जिसका मालूम नहीं कि आगे मुख्यमंत्री कौन होगा, वो आगे आने के बाद कौन सी नीति यही लेके सवाल आएगा। मेरा प्रताप सिंह जी आपसे आखिरी सवाल ले रहा हूँ। सामने चेहरा होना मतलब आपको पता है कि आप किसके लिए वो काम कर रहे हैं। इंडिया अलायंस ने अपना चेहरा नहीं दिया, तो हमको पता है कि 24 में मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हैं और यहाँ पर ब्लैंक है। तो जो चीज़ आपको राजस्थान में सूट करती है वो दिल्ली में कैसे सूट करेगी? आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन दिल्ली में राजस्थान में एक अंतर है। राजस्थान में 2 पार्टी सिस्टम है, बीजेपी और कांग्रेस, और यहाँ लड़ाई डायरेक्ट फाइट हो रही है दोनों में बराबर। दोनों पार्टियों को ये मानते हैं कि दोनों में वोट, तो वोट शेयरिंग दोनों में होगी। मेरा मानना है 99.5% वोट दोनों पार्टियों को मिलेंगे। तीसरे के लिए जगह नहीं छोड़ी है उन्होंने। लेकिन इंडिया में जो इंडिया अलायंस है, जिसमें राहुल गांधी खुद पार्टिसिपेट कर रहे हैं और लोग भरोसा कर रहे हैं उनके ऊपर, वहाँ एक मन है सबका कि आप मान लीजिए बंगाल में ममता बनर्जी हैं, वहाँ नीतीश कुमार है, तो अलग अलग पावर सेंटर हैं हर स्टेट में। तो सोच समझकर अभी तक उन्होंने कुछ किया नहीं, लेकिन ये बात तय है कि जब लगेगा तो ये बात तो होगी वोट शेयरिंग की, सीट शेयरिंग की, वहाँ भी रास्ता निकल जाएगा। तो रास्ते तो सब निकलते हैं, इसीलिए वो इकट्ठा हो रहे हैं। चेहरा देने से फायदा रहेगा ना इंडिया अलायंस को। मेरा मानना यह है कि चेहरा देने से फायदा, मैं तो मानता हूँ होगा फायदा, कि यदि एक लीडरशिप आगे की जाती है जब, तो उसका एक फायदा मिलता है। लेकिन अभी बहुत जल्दी है, वो कब तय करेंगे। लेकिन ये आप क्या समझते हो, इतने होशियार लोग हैं, वो रुकने वाले हैं क्या जब उनको लगेगा? लेकिन ये जो आपको असेंबली इलेक्शन है, ये छत्तीसगढ़, एमपी और राजस्थान, ये देश की राजनीति की दिशा तय कर देगा। ये कई लोगों की जो बुखार चढ़ी हुई है ना कि हम ही हैं, हम कुछ नहीं है, वो सुदर्शन चक्र वाला ही है। हम जब फोन करते हैं हमें गलतफहमी हो जाती है, अरे कुछ नहीं, इसका काम कर, मेरे को बताना, गरीब आदमी कुछ नहीं। जिसका करना होता है ऊपर वाला कर देता है, जिसका नहीं करना होता है नहीं करता है। काम तो उसकी मर्जी से ही हो रहा है। अभी बीच में कोरोना आया था ना, तब बड़ा दिमाग लगाया, बहुत सब बांध, मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारा सब बांध, सब धर्मों के जो ठेकेदार थे सब बंद। हमारे यहाँ कैबिनेट हो रही, चीफ मिनिस्टर पूछ रहे सबसे, आपके यहाँ धार्मिक स्थल खोल दें? अरे नहीं नहीं अभी रुकिए आप, अरे नहीं नहीं अभी रुकिए आप। अब सब बाहर आ गए हैं, सब ने धर्म की ध्वजा उठा ली है। और कोई जो टापू पर बैठे थे जो कह रहे थे मेरे यहाँ कोरोना नहीं आएगा, वहां भी पहुंच गया। ऊपर वाले ने कहा सुधर जा। जब आपको पता है जब भगवान दुनिया बना रहे थे क्या हुआ, असली किस्सा सुना रहा हूं आपको मैं, धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है। भगवान ने आपको बताया? तो सुनो, उसी के लिए कह रहा हूं जो धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ है। उन्होंने कहा लोगों से कि एडवाइजर्स को कहा कि आदमी और औरत बनाना ले आओ, तो आदमी कैसे बनाते हैं? भगवान ने एंड में कहा तुम्हारी सबकी नीयत खराब है, आदमी तो मेरे जैसा बनाओ और औरत मेरी पत्नी जैसी। ऐसे हैं भगवान भी अपने जैसे ही। भगवान कुछ बुरा नहीं करते, भगवान तो कहते नहीं। गीता में कृष्ण ने कहा क्या तू हिंदू है, तू मुसलमान है? कहीं नहीं बोला उसने, तो है ही नहीं। धार्मिक संस्कार है, लेकिन कौन मान रहा है? सिर्फ बातें हो रही, कुर्सी चाहिए, अरे ले स्वार्थ के लिए। लेकिन नफरत, हिंसा सब चालू हो गई। अब तो जो जिस स्तर पर आ गई ने राजनीति इस पर आ गई, चाहे आग लग जाए, चाहे दंगा हो जाए, चाहे पूरे देश में गोलियां चल जाए, लेकिन मुझे वोट, मेरी पार्टी को वोट मिल जाना चाहिए। वर्टिकल डिवीजन करके जिस कंट्री में हम चुनाव जीतना चाहते हैं, हम वहां कहां लेकर जा रहे हैं चुनाव को, कि गांव-गांव में, जगह जगह, मोहल्ले में, कस्बे में, सब जगह हम वर्टिकल डिवीजन करना चाहते हैं, धर्म पर और कास्ट पर। तो आप कर लीजिए, कास्ट तो अब रह गई पीछे, अब धर्म का इतना टेंशन हो गया कि बस अब तो कुछ भी हो जाए, लेकिन झगड़ा होगा चाहे धर्म के नाम पर, लेकिन मैं इसी रास्ते पर जीत सकता हूं, इसलिए वो रास्ता अपना लिया लोग। बहुत बहुत शुक्रिया प्रताप सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। Thank you. इन पर अजीब जी, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये लोग ऐसे हैं कि ये लोग दिन भर यहाँ बैठे रहेंगे तो हम ऐसी घंटों बातें कर सकते हैं। लग ही नहीं रहा था कि कोई बहुत बड़े नेता के सामने और बहुत बड़े मंत्री के सामने हम बैठे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, जोरदार तालियां मित्रों दोनों मेहमानों के लिए।